आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पर जो सिर्फ एग्ज़ाम के लिए नहीं बल्कि हर भारतीय नागरिक के लिए जानना ज़रूरी है। आज के इस सेशन के अंदर हम ये समझने वाले हैं कि डेमोक्रेसी का फंक्शनिंग किस तरह से रहा पोस्ट नेहरूवियन एरा के बाद। मतलब कि जो नेहरूवियन एरा रहा 1947 से लेकर 1964 तक, उसके बाद का जो एरा था उसमें किस तरह से इंडिया के अंदर डेमोक्रेसी फंक्शन की है। ठीक है, तो जो नेहरू का एरा था उसके बाद का जो टाइम पीरियड रहा उसमें डेमोक्रेसी ने काफ़ी कुछ देखा। जैसे मैं बात करूँ, इमरजेंसी देखने को मिली, हमें कोलिशन गवर्नमेंट्स इमर्ज होती हुई देखने को मिली, टेक्नोलॉजी का इम्पैक्ट देखने को मिला और कुछ ऐसी नई पॉलिटिकल फोर्सेस का इमर्जेंस हुआ। तो ये सारी चीज़ें हमें नेहरू के बाद देखने को मिली हमारे इंडियन डेमोक्रेसी के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं अपने स्टेप बाय स्टेप के साथ, ताकि हमें एक अच्छे तरीके से प्रॉपर वे के अंदर अंडरस्टैंडिंग मिल सके कि किस तरह से क्या क्या चीज़ें जो है वो हमारी डेमोक्रेसी ने फेस की पोस्ट नेहरू के एरा के बाद। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि जो नेहरू एरा रहा 1947 से लेकर 1964 तक, उसके बाद से किस तरह से हमारी डेमोक्रेसी फंक्शन की है उस चीज़ को हम समझने वाले हैं। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम के परस्पेक्टिव से। ठीक है, तो पहले थोड़ी सी ब्रीफ इंट्रोडक्शन ले लेते हैं कि ब्रीफ इंट्रोडक्शन में हम थोड़ा सा नेहरूवियन एरा की बात करेंगे और उसके बाद पोस्ट नेहरूवियन एरा की बात करेंगे। जैसे नेहरूवियन एरा मैंने आपको बताया था कि 1947 से लेकर 1964 तक रहता है, लेकिन जो 1964 के बाद का एरा रहा है वो पोस्ट नेहरूवियन एरा कहलाया जाता है। Indian democracy reflect a transition from the foundation phase of institution building to a more complex, dynamic and multidimensional democratic process। जो इंडिया की डेमोक्रेसी है ना, वहाँ पे हमें एक ट्रांजिशन देखने को मिलता है। जैसे मैं नेहरूवियन एरा की बात करूँ तो वहाँ पे हमें फाउंडेशनल फेज देखने को मिला था कि डेमोक्रेसी की जो फाउंडेशन है वो वहाँ पे सेटअप हो गई थी, लेकिन उसके बाद का जो फेज था उसमें हमें बहुत सारी कॉम्प्लेक्स चीज़ें देखने को मिली। जैसे हमारा मल्टी डायमेंशनल डेमोक्रेटिक प्रैक्टिसेस हो गई और हमें डायनामिक प्रैक्टिसेस देखने को मिली हमारी डेमोक्रेसी के अंदर। एक कॉम्प्लेक्स फिनोमेना बन गया जिसके अंदर हमने बहुत सारी चीज़ें जो है वो इनकॉर्पोरेट कर दी अपनी फंक्शनिंग ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी के अंदर। ठीक है, वेल जवाहरलाल नेहरू लेड द बेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, मतलब कि जवाहरलाल नेहरू ने ये सारी चीज़ें वहाँ पे एस्टेब्लिश कर दी थी। जैसे मैं कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की बात करूं, मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सुप्रीम रहेगा एंड अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन पूरी कंट्री जो है वो वर्क करेगी। तो ये सारी चीज़ें जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन जवाहरलाल नेहरू ने एस्टेब्लिश कर दी थी, इनका बेस तैयार कर दिया था। अगर मैं सिविल लिबर्टीज़ की बात करूं, जैसे मैंने फंडामेंटल राइट्स आपको बताए थे, वो सारी चीज़ें और पार्लियामेंट्री गवर्नेंस जैसी बेस को जो है वो जवाहरलाल नेहरू ने अपने टाइम पे ही फाउंडेशन बना दी थी उनको एस्टेब्लिश कर दिया था। लेकिन उनके डेथ के बाद कुछ और चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं, जैसे पॉलिटिकल, सोशल, इंस्टीट्यूशनल चैलेंजेस हमें देखने को मिले, जिसने फिर से हमारी डेमोक्रेसी को जो फंक्शन था इंडिया के अंदर उसको रीशेप करने की कोशिश की है, रीशेप हुई उन सारी चीज़ों की वजह से। पहली चीज़ हमें देखने को मिलती है पोस्ट नेहरूवियन एरा के अंदर एक लीडरशिप ट्रांजिशन आता है और पॉलिटिकल रीअलाइनमेंट आती है। लीडरशिप ट्रांजिशन की अगर मैं बात करूं तो जैसे नेहरू की हमें डेथ देखने को मिलती है 1964 के अंदर। एक सेंसिटिव लीडरशिप ट्रांजिशन हमें देखने को मिलता है जब उनकी डेथ हो जाती है। उनकी डेथ के बाद हमें लाल बहादुर शास्त्री जी आते हैं, वो एज सरकार में आते हैं और वो सारा कंट्रोल संभालते हैं। बट अल्टीमेटली उनकी डेथ भी हो जाती है 1966 के अंदर और वैक्यूम क्रिएट हो जाता है पॉलिटिकल लीडरशिप के अंदर, और जल्द ही वहाँ पे हमें इंदिरा गांधी देखने को मिलती हैं एज अ न्यू प्राइम मिनिस्टर। तो यहाँ पे आपको याद रखना कि पहले नेहरू आते हैं 1964 के अंदर, उसके बाद जब उनकी डेथ हो जाती है तो वहाँ पे हमें लाल बहादुर शास्त्री देखने को मिलते हैं, लेकिन उनकी भी जल्दी ही डेथ होती हुई देखने को मिलती है हमें 1966 के अंदर, और उसकी वजह से वैक्यूम क्रिएट हो जाता है पॉलिटिकल पावर के अंदर, और मतलब जल्दी ही इंदिरा गांधी जो है वो उस वैक्यूम को फिल करती हैं और कांग्रेस पार्टी जो है एक मोनोलिथिक अंडर नेहरू। तो वंस मोनोलिथिक थी अंडर नेहरू के अंदर, मतलब कि नेहरू जो थे वो सुप्रीम लीडर माने जाते थे कांग्रेस पार्टी के। बिगिन एक्सपीरियंस इंटरनल फैक्शनलिज्म एंड आइडियोलॉजिकल शिफ्ट। तो हमें क्या देखने को मिलता है कि कांग्रेस पार्टी के अंदर ही हमें कुछ फैक्शन जो है वो फैक्शनलिज्म देखने को मिलता है और आइडियोलॉजिकल शिफ्ट देखने को मिलता है। जैसे मैं बात करूं कि एक पॉलिटिकल पार्टी है तो वहाँ पे हमें जो है वो कुछ अलग अलग तरीके से लोग देखने को मिलेंगे। मतलब कुछ लोग जो होंगे वो कुछ और चीज़ को सपोर्ट करेंगे और कुछ लोग ऐसे होंगे वो जो अलग चीज़ को सपोर्ट करेंगे। तो उसकी वजह से उनके अंदर एक इंटरनल फैक्शनलिज्म आ जाता है, आइडियोलॉजिकल शिफ्ट आ जाता है, एंड उसकी वजह से भी उनको जो है वो एक
प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी कांग्रेस पार्टी को। एंड द पावर स्ट्रगल विद इन द कांग्रेस एंड राइज ऑफ मोर सेंट्रलाइज लीडरशिप अंडर इंदिरा गांधी मार्क्ड अ डिसाइसिव चेंज इन द डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग। तो पावर स्ट्रगल रही उनकी कांग्रेस के अंदर ही, और इंदिरा गांधी के टाइम पे हमें मोर सेंट्रलाइज देखने को मिले लीडरशिप, मतलब कि ज़्यादातर कंट्रोल जो था इंदिरा गांधी ने अपने हाथ में रखा हुआ था, एंड जिसकी वजह से हमें एक डिसाइसिव चेंज देखने को मिलता है डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग के अंदर। एंड शिफ्टिंग फ्रॉम इंस्टीट्यूशनल कंसेंसस टू द इंडिविजुअल सेंट्रिक गवर्नेंस। तो यहाँ पे जो इंस्टीट्यूशनल कंसेंसस थी, मतलब जबकि सबकी सहमति से हमें वहाँ पे शिफ्ट देखने को मिली एज अ इंडिविजुअल सेंट्रिक गवर्नमेंट। यहाँ पे सिर्फ एक ही लीडर की सुनी जा रही थी, एक ही लीडर के पास ज़्यादा कंट्रोल रहा। तो ये कब रहा? हमारी इंदिरा गांधी के टाइम के ऊपर, ठीक है। तो ये हमारा पहला पॉइंट देखने को मिलता है। उसके बाद हमें इमरजेंसी देखने को मिलती है, पॉलिटिकल टर्मोइल देखने को मिलता है। 1975 से लेकर 1977 के बीच में एक इमरजेंसी का पीरियड रहता है। जैसे द डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी 1975 वाज अ वाटरशेड मूवमेंट दैट टेस्टेड द रेजिलियंस ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। तो 1975 के अंदर हमें क्या देखने को मिलता है? इमरजेंसी देखने को मिलती है। इमरजेंसी की वजह से क्या हुआ कि जो सिविल लिबर्टीज थी वो सस्पेंड हो गई, अपोजिशन लीडर्स को जेल में डाला गया, प्रेस जो थी वो सेंसर्ड हो गई। प्रेस का मतलब क्या होता है? मीडिया। सेंसरशिप हो गई, उसके ऊपर की कंट्रोल जो है वो सरकार का आ गया, और जुडिशरी जो थी वो प्रेशर में आ गई, किसके अंडर? सरकार के अंडर में आ गई। एंड वाइल इट एक्सपोज द वल्नरेबिलिटीज ऑफ डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन। तो ये एक्सपोज करता है कि कितनी ज़्यादा वल्नरेबिलिटीज आ सकती हैं डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन की वजह से, क्योंकि डेमोक्रेसी में ही ये सारा पॉसिबल होता है। एंड इट आल्सो सर्व एज ए लेसन, और हमें ये एक लेसन भी देखने को मिलता है कि डेमोक्रेसी में क्या क्या हो सकता है। हाईलाइटिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन सेफगार्ड एंड पब्लिक विजिलेंस। तो इससे हमें ये पता चलता है कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन की कितनी ज़रूरत होती है अगर हमें लोगों को जो है वो बचा के रखना है अथॉरिटेरियन रजीम से या अथॉरिटेरियन रूल से, ठीक है। तो पोस्ट इमरजेंसी पीरियड के बाद हमें क्या देखने को मिलता है? जनता पार्टी का रूल देखने को मिलता है। जैसे मैं 1977 की जनरल इलेक्शंस की बात करूं तो उसमें क्या देखने को मिलता है कि मेजर डेमोक्रेटिक रिजेक्शन होता है अथॉरिटेरियनिज्म का। अथॉरिटेरियनिज्म मतलब कि जो कांग्रेस पार्टी रूल करती आ रही थी पिछले डेकेड से, उनको रिजेक्शन फेस करना पड़ता है, और जनता पार्टी जो थी वो इलेक्टोरल बिलीव्स को हासिल करती है, एंड वो डेमोक्रेसी के अंदर पार्टिसिपेट करती है, और उसकी वजह से क्या होता है कि वो वहाँ पे जीत जाती है। जनता पार्टी का जो रजीम था वो शॉर्ट लिव्ड था, क्योंकि उसके अंदर कुछ इंटरनल कॉन्ट्राडिक्शंस हमें देखने को मिल रहे थे। एंड ये प्रूव कर दिया जाता है कि डेमोक्रेसी जो है वो सेल्फ करेक्ट है। जैसे मान लीजिए कि जैसे वहां पे क्या हो रहा था कि अथॉरिटेरियनिज्म मतलब एक ही पॉलिटिकल पार्टी का जो है वो रूल चला आ रहा था, उसने क्या किया कि इमरजेंसी लगा दी। लोगों के सिविल राइट्स जो थे उसको वो क्या कर दिया गया, वो सस्पेंड कर दिए गए। उसके बाद जो हमारी प्रेस थी उसके ऊपर सेंसरशिप लगा दी गई, अपोजिशन लीडर को जेल में डाला गया। तो ये सारी चीज़ें जो है वो अथॉरिटेरियनिज्म दिखाती थी। एंड डेमोक्रेसी ने ये साबित कर दिया कि अगर डेमोक्रेसी लोग अथॉरिटेरियनिज्म नहीं चाहते हैं, वो डेमोक्रेसी चाहते हैं जहाँ पे जो है वो लोगों के पास पावर हो, तो ये पॉसिबल है, डेमोक्रेसी के अंदर ये पॉसिबल है। तो यह डेमोक्रेसी ने प्रूव कर दिया कि जो इंडिया है वो सेल्फ करेक्ट हो सकता है, ठीक है। आफ्टर फेसिंग अथॉरिटेरियनिज्म थ्रेट, तो इतने सारे थ्रेट्स होने फेस करने के बावजूद भी अथॉरिटेरियन थ्रेट्स वही आगे कि इमरजेंसी फेस करने के बावजूद भी हमने क्या किया कि उस सरकार को गिरा के हमने दूसरी सरकार को बना दिया, जनता पार्टी की गवर्नमेंट को हमने इलेक्ट कर दिया। तो ये हमें सेल्फ करेक्ट की बात बताता है, ठीक है। डेमोक्रेसी के अंदर ये पॉसिबल है। उसके बाद इमरजेंस ऑफ मल्टी पार्टी सिस्टम एंड कोalition पॉलिटिक्स हमें देखने को मिलती है। जैसे 1980s के ऑनवर्ड हमें क्या देखने को मिलता है कि कांग्रेस का जो डोमिनेंस था वो खत्म हो गया, मल्टी पार्टी सिस्टम वहाँ पे इमर्ज होता हुआ देखने को मिला। एंड डाइवर्सिटी ऑफ इंडियन सोसाइटी बिगेन टू रिफ्लेक्ट इन इट्स पॉलिटिक्स। तो जो इंडियन सोसाइटी की जो डाइवर्सिटी थी, जो अलग अलग धर्मों के लोग, अलग अलग जातियों के लोग, अलग अलग कास्ट, अलग अलग ट्राइब्स के लोग जो थे वो पॉलिटिक्स में आने लगते हैं। और उससे हमें क्या देखने को मिलता है कि जो डेमोक्रेसी के अंदर डाइवर्सिटी है वो हमें पॉलिटिक्स के अंदर भी देखने को मिलती है। जैसे रीजनल पार्टीज हमें देखने को मिलती है। रीजनल पार्टीज वो पार्टीज होती हैं जो कि रीजनल लेवल के ऊपर फॉर्म होती हैं। जैसे मैं नेशनल पार्टीज की बात करूँ तो वो आगे हमारी बीजेपी, हमारी जो कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी, तो ये सारी हमारी नेशनल पार्टीज हैं। लेकिन जो रीजनल पार्टीज हैं वो आगे हमारी डीएमके, द्रविडम मुनेत्र कज़गम, टीडीपी पता नहीं कौन सी होती है, उसके बाद हमारी समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी, ये सारी हमारी कौन सी पार्टीज हैं? हमारी रीजनल पार्टीज है। तो ये भी हमें देखने को मिलती हैं 1980s के ऑनवर्ड में, ठीक है। ऑनवर्ड मतलब 1980s के बाद जो एरा जो आया हमारे कोलिशन गवर्नमेंट का, वो भी शुरू हो गया। अर्नेस्ट विद द नेशनल फ्रंट एंड लेटर विद यूनाइटेड फ्रंट, मतलब जो हमारे अलायंस बने एनडीए और यूपीए, ठीक है।
तो इन सारी वजह से हमें क्या देखने को मिला कि जो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज ने मिलकर अलायंस बनाया और कोलिशन गवर्नमेंट भी स्टार्ट हो गई। एंड कोलिशन पॉलिटिक्स इंक्रीज नेगोशिएशन एंड कंसेंसस बिल्डिंग इन द गवर्नेंस। तो कोलिशन पॉलिटिक्स की वजह से क्या हुआ कि नेगोशिएशन से इंक्रीज हो गई, कंसेंसस बिल्डिंग इंक्रीज हो गई कि लोगों के जो लीडर्स हैं अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के, उनके बीच में नेगोशिएशन स्टार्ट हो गई, उनके बीच में सहमति बनना स्टार्ट हो गई गवर्नेंस की फंक्शनिंग के लिए। उसके बाद उन्होंने प्रमोट किया फेडरलिज्म को एंड गिविंग स्मॉलर स्टेट एंड कम्युनिटीज ए वॉइस एट द नेशनल लेवल। तो फेडरलिज्म को प्रमोट किया, क्योंकि फेडरलिज्म में क्या होता है कि आप स्टेट्स को भी पावर देते हो, स्टेट्स की भी बात सुनते हो, स्टेट्स की भी आप क्या करते हो, उनके साथ कंसेंसस बिल्डिंग करते हो। तो ये सारी चीज़ें पॉसिबल हुई कोलिशन गवर्नमेंट की वजह से। और उसकी वजह से क्या हुआ कि हमने स्मॉलर स्टेट जो थी उनको एक वॉइस दे दी कि आप नेशनल लेवल के ऊपर अपने आप को प्रस्तुत कर सकते हो, अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें हमें पोस्ट नेहरूवियन एरा के बाद देखने को मिली है। उसके बाद डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर हुआ, स्ट्रेंथनिंग ऑफ फेडरलिज्म हुआ। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर की बात करूं तो जैसे हमें 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट लाई जाती है, जिसमें इंस्टीट्यूशनलाइज किया जाता है, एस्टेब्लिश किया जाता है पंचायती राज सिस्टम को अर्बन लोकल बॉडीज के अंदर। एंड दीज रिफॉर्म्स एम्पावर्ड लोकल गवर्नेंस एंड ब्रॉड डेमोक्रेसी टू द ग्रास रूट लेवल। कि ये जो रिफॉर्म्स लाई गई इसने क्या किया कि लोकल गवर्नेंस को एम्पावर किया और डेमोक्रेसी को ग्रास रूट लेवल पे लाया। स्पेशली बेनिफिट किया उन लोगों को जो कि मार्जिनलाइज कम्युनिटी से बिलोंग करते थे, जो वुमेन्स थी। एंड उनको क्या किया, रिजर्वेशन के प्रोविजंस भी दिए कि आप पंचायती राज इलेक्शंस के अंदर जो है वो पार्टिसिपेट कर सकते हो। वुमेन्स के लिए पर्टिकुलरली वहाँ पे रिजर्वेशन रखी गई। उसके बाद रेगुलर और पीरियोडिक इलेक्शंस हुई। इंडिया जो है वो कंसिस्टेंटली हेल्ड फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। ओके, जो मतलब इंडिया जो है वो कंसिस्टेंटली हेल्ड कर रहा है अपनी इलेक्शंस को फ्री एंड फेयर तरीके के साथ। पीसफुल ट्रांसफर ऑफ पावर्स देखने को मिला इवन ड्यूरिंग पॉलिटिकल ट्यूबुलेंट पीरियड्स। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इवॉल्व अ स्ट्रॉन्ग ऑटोनोमस बॉडी एंड रेगुलेट द पॉलिटिकल कंडक्ट। मतलब कभी कभी ऐसा भी फेस किया है कि जब हमें ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता था कि यहाँ पे पीसफुल ट्रांसफर ऑफ पावर होगा, मतलब कि एक सरकार जो है वो पावर के अंदर है एंड इलेक्शन कंडक्ट करवाने के बाद उसके पास पावर जानी थी। तो कभी कभी ऐसा फील हो रहा था कि अब हमारा जो पीसफुल ट्रांजिशन ऑफ पावर जो है वो नहीं होगा, मतलब दूसरी सरकार को पावर इतनी जल्दी से शिफ्ट नहीं होगी। लेकिन ऐसा पॉसिबल हुआ है हमारे इंडिया के अंदर, ठीक है। एंड इवन जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया था वो इवॉल्व हुआ है एज ए स्ट्रॉन्ग ऑटोनोमस बॉडी के अंदर, जिसने पॉलिटिकल कंडक्ट को रेगुलेट किया है, वोट पार्टिसिपेशन को रेगुलेट किया और इलेक्टोरल फेयरनेस को बढ़ावा दिया है। तो ये एक हमारी स्ट्रॉन्ग ऑटोनोमस बॉडी बन जाती है। जैसे इंट्रोडक्शन हुई इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स की, वोटर आईडीज की एंड वोटर अवेयरनेस प्रोग्राम लाए गए, जिसकी वजह से ट्रांसपेरेंसी बढ़ी और लोगों का पार्टिसिपेशन बढ़ी। स्पेशली अगर हम वुमेन्स की बात करें या नौजवान युवा की बात करें, तो ये सारे पॉसिबल किसकी वजह से हुआ, हमारी इलेक्शन कमीशन की वजह से हुआ है। उसके बाद हमें जो एक और चीज देखने को मिलती है वो होती है करप्शन देखने को मिली है और क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स हो गया है। डिस्पाइट प्रोसीजरल सक्सेसेस, इंडिया डेमोक्रेसी फेसेस अ सीरियस क्वालिटेटिव चैलेंजेस फेस किए हैं। जैसे करप्शन जो है वो हमें देखने को मिली है पॉलिटिक्स के अंदर भी और ब्यूरोक्रेसी के अंदर भी, जिसने जो डिलीवरी थी पब्लिक सर्विसेज की, जो पब्लिक ट्रस्ट था, उसको अफेक्ट किया है। एंड जो क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स है वो एक अनदर थ्रेट देखने को मिलता है, क्योंकि बहुत सारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऐसे हैं जिनके पीछे जो है वो क्रिमिनल केसेस अभी पेंडिंग पड़े हुए हैं, और जिसकी वजह से क्या होता है कि जो डेमोक्रेटिक रिप्रेजेंटेशन का एथिकल कोर है उसको ये लिमिट करता है, अंडरमाइन करता है, कि लोगों का ट्रस्ट नहीं रहता डेमोक्रेटिक लीडर्स के बीच में, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमें कब देखने को मिली है, पोस्ट नेहरूवियन एरा के बाद देखने को मिली है। जैसे सिविल सोसाइटी मूवमेंट चली है, जैसे अगेंस्ट इंडिया अगेंस्ट करप्शन 2011 के अंदर जो है वो सिविल सोसाइटी मूवमेंट चलाई गई। एक स्ट्रॉन्गर इन्फोर्समेंट था, एसेट डिक्लेरेशन एंड एफिडेविट हैड अटेम्प्ट टू एड्रेस द इश्यूज, दो सिस्टमेटिक रिफॉर्म स्टिल नीडेड। तो इस तरह से रिफॉर्म्स हमें अभी भी जरूरत है कि जो एंटी करप्शन रिफॉर्म्स लाए गए थे, जैसे सिविल सोसाइटी मूवमेंट हुई इंडिया अगेंस्ट करप्शन, इंडिया जो है वो करप्शन के अगेंस्ट 2011 के अंदर चलाई गई। और इस तरह की मूवमेंट्स हमें और भी जरूरत है ताकि जो है इंडिया जो है वो करप्शन फ्री देश बन सके। इंक्लूसिविटी लाई गई, रिप्रेजेंटेशन लाई गई। पोस्ट नेहरूवियन एरा के अंदर क्या किया गया कि डेमोक्रेसी इन इंडिया बिकम मोर सोशली इंक्लूसिव हो गई। एंड सोशली इंक्लूसिव मतलब कि आप हर एक वर्ग के लोगों को जो है वो आप उनका वेलफेयर चाहते हो। विद द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मंडल कमीशन रिकमेंडेशन 1990s के अंदर जो मंडल कमीशन की रिकमेंडेशन आई गई, एंड उसकी वजह से ये कहा गया कि ओबीसी को आप 27% रिजर्वेशन दो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के अंदर, ताकि
जो लीडिंग टू ग्रेटर बैकवर्ड कास्ट पॉलिटिकल असर्शन, तो जो बैकवर्ड क्लासेस हैं उनका पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन या पॉलिटिकल असर्शन, मतलब वो पॉलिटिक्स के अंदर ज़्यादा पार्टिसिपेशन करें, इसके लिए जो मंडल कमीशन की रिकमेंडेशन थी 1990s के अंदर लाई गई। एंड उन्होंने ये कहा कि ओबीसीज को आप क्या करो 27% रिजर्वेशन दो, पॉलिटिकल असर्शन उनका बढ़े, ठीक है। वुमेन रिप्रेजेंटेशन लाई गई लोकल बॉडीज के अंदर, जो कि इंप्रूव हुई 1992 के बाद। एंड जो नेशनल लेवल पार्टिसिपेशन जो है वो स्टिल लैग कर रहा है वुमेन्स की, अगर मैं बात करूं, क्योंकि इंडिया की मान लीजिए वो 140 करोड़ पॉपुलेशन है, तो उसमें से 50% हमें वुमेन्स देखने को मिलती है, लेकिन उनकी पार्टिसिपेशन जो है वो बहुत कम देखने को मिलती है, अगर मैं लेजिस्लेटिव असेंबली की बात करूं या मैं अपनी पार्लियामेंट की बात करूं। एंड द राइज ऑफ दलित पार्टी लाइक बीएसपी बहुजन समाज पार्टीज, जैसे वो की दलित पार्टी मानी जाती है। रीजनल आइडेंटिटी बेस्ड मूवमेंट फर्दर डिपेंड द डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन, जो रीजनल आइडेंटिटी बेस्ड मूवमेंट शुरू हुई उसने भी डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन को जो है वो डीपन किया, मतलब डेमोक्रेसी को बढ़ावा दिया। कि क्योंकि डेमोक्रेसी के अंदर क्या होता है कि आप हर एक लोगों को, हर एक तबके के लोगों को रिप्रेजेंट करने की बात करते हो, तो अगर रीजनल पार्टी जो है वो अपनी मूवमेंट्स लेके आ रही हैं, अपनी डिमांड्स लेके आ रही हैं, तो इससे हमें क्या देखने को मिलता है कि लोगों के पास अधिकार है, लोग अपनी बात जो है वो नेशनल लेवल तक पहुंचा रहे हैं, और इसकी वजह से क्या होता है कि जो डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन है वो बढ़ती है। उसके बाद इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एंड डेमोक्रेटिक इम्पैक्ट दिया। डेमोक्रेटिक इम्पैक्ट, जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाए गए और उनका डेमोक्रेसी के ऊपर कितना इम्पैक्ट पड़ा, उसको समझने की कोशिश करते हैं। 1991 में आपको पता था कि हमने एलपीजी रिफॉर्म्स लाए, एंड इकोनॉमिक जो लिबरलाइजेशन हुआ उसने क्या किया, इंडिया की इकोनॉमी को ट्रांसफॉर्म कर दिया। इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग, इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस किया हमारी डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग को, क्योंकि जो एस्पिरेशन थे मिडिल क्लास के वो बढ़ गए। ड्रीमिंग बेटर गवर्नेंस एंड अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड जॉब्स, ये सारी चीजें जो बढ़ी हैं, लेकिन लिबरलाइजेशन की वजह से इनइक्वालिटीज भी बढ़ी हैं, क्योंकि सोशल जस्टिस गोल ऑफ डेमोक्रेसी चैलेंज द सोशल जस्टिस गोल ऑफ डेमोक्रेसी, जो सोशल जस्टिस हमें प्रदान करना था लोगों को, उसको इसने चैलेंज किया है। क्योंकि लिबरलाइजेशन की वजह से क्या हुआ कि जो सर्विस सेक्टर था वो ज़्यादा बढ़ गया, रिच एंड पोर डिवाइड ज़्यादा बढ़ गया। इसने हेल्प भी की है हमें, जॉब्स क्रिएशन की है, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया है, बेटर गवर्नेंस हुई है, लेकिन उसकी बावजूद भी हमें यहाँ पे इनइक्वालिटीज जो है वो बढ़ती हुई देखने को मिली है। एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म लेड टू द ग्रेटर रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर, शिफ्टिंग द स्टेट रोल फ्रॉम द प्रोवाइडर टू फैसिलिटेटर। तो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की वजह से क्या हुआ कि जो प्राइवेट सेक्टर का रोल था वो बड़ा है, और उसकी वजह से जो स्टेट का रोल है वो कम होता हुआ देखने को मिला है। एंड उसके बाद हमें क्या देखने को मिलता है कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आई है और इंफॉर्मेशन एज आई है, क्योंकि डिजिटल रेवोल्यूशन लाया गया एंड हैड परफॉर्म इम्पैक्ट ऑन इंडियन डेमोक्रेसी। डिजिटल रेवोल्यूशन की वजह से इंडियन डेमोक्रेसी के ऊपर हमें एक इम्पैक्ट देखने को मिलता है, पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिलता है, और नेगेटिव इम्पैक्ट भी देखने को मिलता है, क्योंकि जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से, जैसे मैं स्मार्टफोन की बात करूं, इंटरनेट एक्सेस जो था, इसने बहुत सारी अवेयरनेस क्रिएट की है लोगों के बीच में। एंड लोगों को जो है वो इलेक्टोरेट अपनी इलेक्शंस के बारे में पता कर, इलेक्शंस के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की है। लेकिन मिस इन्फॉर्मेशन या ट्रोलिंग या पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा, ये भी एक न्यू रिस्क बन गया हमारी इंडियन डेमोक्रेसी की फंक्शनिंग के लिए, क्योंकि पॉलिटिकल प्रोपेगेंडाज चलाए जाते हैं, जो आजकल आप देख रहे होंगे कि इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे जो अलग अलग तरह की वीडियोस बनाई जाती हैं, जहाँ पे लोगों की आंखों को जो है वो एज आग निकलती हुई देखने को मिलती है, तो वहाँ पे एक अच्छा सा बैकग्राउंड म्यूजिक लगा देते हैं, जिसकी वजह से अलग अलग तरह के प्रोपेगेंडा जो चलते रहते हैं ये सोशल मीडिया के ऊपर। तो ये भी एक सिग्निफिकेंट चैलेंज बन जाता है हमारी इंडिया की डेमोक्रेसी के लिए। जैसे टूल्स आ गए, डिजिटल इंडिया, आरटीआई एक्ट आ गया, ऑनलाइन पब्लिक ग्रीवेंस सिस्टम आ गया, इसने हमारी ट्रांसपेरेंसी को इन्हांस किया और सिटीजन गवर्नेंस को, सिटीजन और गवर्नमेंट के इंटरेक्शन को बढ़ावा दिया है। उसके बाद जो लास्ट हमारा रहता है वो रहता है राइज ऑफ भारतीय जनता पार्टी। तो बीजेपी का राइज होता हुआ देखने को मिलता है। आपको पता ही होगा कि बीजेपी का राइज कब से हुआ है, 2014 के बाद के जो इलेक्शन थी उसमें हमें ज़्यादातर इसका राइज देखने को मिला है। लेकिन थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि पोस्ट नेहरूवियन पीरियड विटनेस अ ग्रेजुअल राइज ऑफ बीजेपी। तो जब पोस्ट नेहरूवियन पीरियड चल रहा था उसमें हमें बीजेपी का जो है वो ग्रेजुअल राइज देखने को मिला है, स्पेशली अगर मैं बात करूँ 1990s के बाद। ठीक है, 1990s के बाद जो है वो इसका ज़्यादातर राइज देखने को मिला है। आइडियोलॉजिकल पोजीशनिंग अराउंड हिंदुत्व, अगर मैं इनकी आइडियोलॉजी की बात करूं तो ये इनकी जो आइडियोलॉजी है वो हिंदुत्व के अराउंड ही घूमती है। कॉप्ट विद स्ट्रॉन्ग ग्रास रूट ऑर्गेनाइजेशन बाय आरएसएस, तो मतलब इनकी ग्रास रूट ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो वो हमारी राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ रहती है। एंड हेल्प इट बिकम द प्रिंसिपल चैलेंजर टू द कांग्रेस, तो ये एक प्रिंसिपल चैलेंजर बन जाता है कांग्रेस पार्टी के लिए, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की अलग आइडियोलॉजी हमें देखने को मिलती है और बीजेपी की हमें अलग आइडियोलॉजी देखने को मिलती है। आफ्टर लीडिंग द एनडीए अलायंस, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस जब इन्होंने बनाया 1998 के
टाइम और 2004 के बीच बीजेपी रिटर्न विद अ फुल मेजोरिटी इन 2014 एंड 2019 की इलेक्शन के अंदर। ठीक है, तो इन्होंने अलायंस बनाया, कब बनाया? 1998 और 2004 के बीच में इनका अलायंस रहा। एंड उसके बाद जो बीजेपी थी फुल मेजोरिटी हासिल कब करती है? जब उसने 2014 की इलेक्शन जीती या 2019 की इलेक्शन जीती, और मोदी जो थे नरेंद्र मोदी, उनके अंडर ये सारी इलेक्शन वो जीते हैं और पीएम नरेंद्र मोदी जो है वो हमारे प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं। ए रेयर इवेंट इंडियन इन कोलिशन डोमिनेटेड हिस्ट्री, तो ये एक रेयर इवेंट माना जाता है कि इंडिया की जो कोलिशन डोमिनेटेड हिस्ट्री रही है, क्योंकि पहले क्या था कि सरकारें जो अलग अलग सरकारें थी, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी मिलकर सरकारें बनाती थी, लेकिन अब क्या हो रहा था कि मेजॉरिटी पार्टी जो थी वो बीजेपी ही रही है हमेशा। ठीक है, बीजेपी राइज मार्क्स अ शिफ्ट टुवर्ड्स सेंट्रलाइज्ड लीडरशिप। ठीक है, कि जो बीजेपी का राइज हुआ उसने हमें ये बताया, उसने हमें ये दर्शाया है कि सेंट्रलाइज्ड लीडरशिप हमें देखने को मिली है पीएम नरेंद्र मोदी के अंडर। नेशनलिस्टिक डिस्कोर्स एंड द डेवलपमेंट सेंट्रिक पॉलिटिक्स बट आल्सो रेज कंसर्न अबाउट मेजोरिटेरियनिज्म एंड इंस्टीट्यूशनल ऑटोनॉमी, तो इसकी वजह से हमें एक ये कंसर्न भी देखने को मिलता है कि मेजोरिटेरियनिज्म आ गया है, क्योंकि जो पॉलिटिकल पार्टी है वो अकेली इतनी सीटें हासिल कर रही है, खुद की उसकी मेजोरिटी है लोकसभा के अंदर, तो ये सारा एक चैलेंज भी बन जाता है, क्योंकि अब जो है वो पॉलिटिकल पार्टी जो है वो कंसेंसस नहीं करेगी, लोगों के साथ डिस्कशन नहीं करेगी, वो खुद के डिसीजन लेंगे, बिकॉज उसके जितने भी मेंबर्स एमएलए हैं वो खुद की पार्टी से हैं। ठीक है, किसी भी आंसर को क्रेडिबल बनाने के लिए उसके लिए कंक्लूजन मेंशन करना मस्ट रहता है, तो आप भी इसमें कंक्लूजन मेंशन करोगे। कंक्लूजन में आप यही लिखोगे कि पोस्ट नेहरूवियन एरा के अंदर हमने क्या क्या अचीव किया, क्या क्या चीज़ें हमने फेस की, एंड उसके बाद हमने कौन कौन से ऐसे चैलेंजेस फेस किए, एंड इन सब चैलेंजेस फेस करने के बाद हमने क्या क्या चीज़ें जो है वो हमें और काम करने की ज़रूरत है, या क्या क्या चीज़ें जो है वो हमें अच्छे तरीके से काम करने की ज़रूरत है। तो ये सारी चीज़ें आप कंक्लूजन में लिखोगे। जैसे मैं बात करूं फंक्शनिंग ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी पोस्ट नेहरूवियन हैज मार्क्ड बाय रेजिलियंस, एडेप्टेबिलिटी एंड पार्टिसिपेशन, तो मतलब ये कह रहा है कि जो पोस्ट नेहरूवियन एरा था उसमें हमें क्या देखने को मिला है कि अडेप्टेबिलिटी हमने हासिल की है, पार्टिसिपेशन लोगों की बढ़ी है, बट विदाउट सीरियस कंसर्न फ्रॉम, बिना किसी सीरियस कंसर्न के हमने जो ट्रोमा था इमरजेंसी का उससे हमने अपने आप को मेजोरिटी पॉलिटिक्स में लौटाया है। अपनी इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन से हमने डिजिटल एज की ओर हम बढ़े हैं, डेमोक्रेसी ग्रो की है, डेमोक्रेसी ने अपनी डेप्थ हासिल की है, कॉम्प्लेक्सिटी हमने हासिल की है, क्योंकि हमने अलग अलग चीज़ें जो है वो इनकॉर्पोरेट की हैं, अलग अलग चीज़ें जो है वो हमारी डेमोक्रेसी ने फेस की हैं। इट रिमेन अ वाइब्रेंट जेट कंटेस्टेड स्पेस, तो ये वाइब्रेंट डेमोक्रेसी रही है हमारी इंडिया की, क्योंकि जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़, पब्लिक विजिलेंस, इंस्टीट्यूशन स्ट्रेंथ सबको मिलजुल के काम करना है ताकि डेमोक्रेसी की स्पिरिट जो है वो बनी रहे। तो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यूज आपको पता ही है कि कॉन्स्टिट्यूशन की वैल्यू जो भी है, जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बताया गया है वो आपको इंश्योर करना है, कॉन्स्टिट्यूशन की रिस्पेक्ट करनी है, कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग चलना है। पब्लिक विजिलेंस का मतलब है कि लोगों को जागरूक रहना है, लोगों को सो नहीं जाना है, लोगों को सरकार को क्वेश्चन करते रहना है, लोगों को सरकार को ट्रांसपेरेंट बनाने की, अकाउंटेबल बनाने की ये उनकी जिम्मेदारी है। उसके बाद इंस्टीट्यूशन स्ट्रेंथ, जो अलग अलग इंस्टीट्यूशन हैं उनको भी अच्छे तरीके से काम करना है ताकि जो डेमोक्रेसी की स्पिरिट है वो बनी रहे। तो इसी के साथ हमारा जो आज का टॉपिक है वो खत्म होता है। अगले टॉपिक के साथ हम फिर से मिलने वाले हैं आपको एक और वीडियो लेक्चर के अंदर।